नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये मैंने एक अच्छी मैगज़ीन से ये पेज निकाले हैं, तो वहाँ से मैंने आर्थिक समीक्षा के बारे में बताने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए साथियों, हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आर्थिक समीक्षा का क्यों हम आर्थिक समीक्षा निकालते हैं। देखिए, बजट आने वाले वर्ष को बताता है और आर्थिक समीक्षा बताती है कि हमने पिछले वर्ष में कितनी आर्थिक तरक्की की है और हम कितने आगे बढ़ गए हैं। तो इस बार संसद में 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई और आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट से एक दिन पहले क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन कौन है बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई। देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 1950-51 में भारत की पहली आर्थिक समीक्षा पेश की गई। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन 1964 के बाद आम बजट से एक दिन पूर्व प्रस्तुत की जाने लगी। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 1964 के बाद एक दिन पूर्व आम बजट के साथ ये प्रस्तुत की जाने लगी। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा कितना रहा। देखिए, 2021-22 का अगर हम बात करें तो जीडीपी में वृद्धि रही 8.7% और राजकोषीय घाटा रहा 6.7%। और 2022-23 का जो पहला अग्रिम अनुमान था उसमें जीडीपी वृद्धि थी 7% और राजकोषीय घाटा था 6.4%। तो इन आंकड़ों को आप जरूर याद रखें, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और 2023-24 में अनुमानित जो जीडीपी की वृद्धि है वह है 6 से 6.8% अनुमानित वृद्धि है। एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं इन आंकड़ों को। भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटे के अनुमान में 2021-22 का जो अंतिम अनुमान था उसमें जीडीपी की वृद्धि 8.7% रही है 2021-22 में और राजकोषीय घाटा 6.7% रहा है। 2022-23 में जो जीडीपी वृद्धि है वह 7% रही है, राजकोषीय घाटा 6.4% रहा है, ये घट गया है। और 22-23 में अनुमानित जीडीपी की वृद्धि है वो 6 से 8% रही है। देखिए, अगर हम इस डायग्राम पर नज़र डालें कि राजकोषीय घाटा 2019-20 में 4.7% रहा और 2020-21 में 9.2% रहा, 2021-22 में 6.7% रहा और 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% रहा। अगर हम बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो 4.8 से 6.8 तक आ गया। थोक मूल्य सूचकांक 1.7 से 1.3, फिर 13 और 11.5 तक ये मुद्रास्फीति रही। विदेशी मुद्रा भंडार में यदि हम बात करें तो 2019-20 में विदेशी मुद्रा भंडार था 478 बिलियन डॉलर और 2020-21 में विदेशी मुद्रा भंडार है 577, 2021-22 में 607 बिलियन डॉलर और 2022-23 में 563। तो देखिए 2022-23 में यह विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। इसको आप जरूर याद रखें। जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर हम बात करें तो 19-20 में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी रही थी 3.7% और 20-21 कोरोना काल में -6.6% रही थी और 21-22 में 8.7%, 22-23 में स्थिर मूल्यों पर 7% और 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर जो है वो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। अगर सेवाओं की बात करें, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि कितनी रही 2019-20 में 6.3% और 20-21 में -7.8% रही थी। कोरोना काल था उस समय। 21-22 में 8.4% और 22-23 में 9.1% ये मूल्य वृद्धि रही। कृषि और संबंधित गतिविधियों में 19-20 में 5.5% रही, 20-21 में 3.3% और 21-22 में 3% और 22-23 में 3.5% रही। तो ये आंकड़ा आप याद रखें, परीक्षा में पूछा जाता है। औद्योगिक वृद्धि दर 22-23 में 4.1% रही है और 21-22 में 10.3%, 21-22 में वृद्धि दर क्या है, ज़्यादा रही है। और औद्योगिक वृद्धि दर कोरोना काल में -3.3%
और 2018-19 में 1.4% रही। तो इस तरह से ये औद्योगिक वृद्धि दर, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, विदेशी मुद्रा भंडार इस समय हमारा कितना है, $563 बिलियन, और जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है, इन सब के बारे में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए अब हम आगे बात करें विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा। देखिए कितने समय तक वो क्या मतलब जो कार्बन उत्सर्जन कम कर लेंगे, ये अलग अलग देशों के बारे में बताया गया है। तो हमें सिर्फ इंडिया के बारे में पता करना है। इंडिया ने 2070 तक का लक्ष्य दिया है कि वह न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन जाएगा, ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन जाएगा। बाकी अन्य जो देश हैं उन्होंने भी अपने अपने आंकड़े दिए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यदि आंकड़े की बात करें तो वो भारत का आंकड़ा है और वह है 2070 तक। आगे हम बात करें मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। देखिए कृषि और संबंधित क्षेत्र में 21-22 में कितनी रही है, 3, और औद्योगिक क्षेत्र में रही है सबसे ज़्यादा 10.3%, और सेवाओं में रही है 8.4%। 22-23 की हम बात करें, देखिए 21-22 पर अगर नज़र डालें तो औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला क्षेत्र बना, लेकिन 22-23 में सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला 9.1, उसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र और सबसे ज़्यादा है, वो सबसे कम है कृषि क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कम, द्वितीय क्षेत्र उससे ज़्यादा, और तृतीय क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का क्या स्थान रहा है। देखिए वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान है, दोपहिया और तिपहिया वाहनों में पहला स्थान है, दूध उत्पादन में 22-23 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला स्थान है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान है, मोबाइल फ़ोन बनाने में दूसरा स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरा स्थान है, फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में दवाई निर्माण में तीसरा स्थान है, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान है, रेल नेटवर्क में चौथा स्थान है, विदेशी मुद्रा भंडार में 6वां स्थान है। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां स्थान है, मांस उत्पादन में 8वां स्थान है, और विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां स्थान है भारत का। चलो साथियों, अब हम आगे बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। पहली जो अध्याय है वह है अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार। ठीक है, तो इसमें 2022 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर 7.2% हो गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शहरी बेरोजगारी दर कितनी हो गई है, 7.2%। और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान जो है वो एडीबी ने विकास दर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकास दर 7%, और मूडी ने 7%, फिच ने 7%, वर्ल्ड बैंक ने 6.9%। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी है भारत की विकास दर, 6.9%। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 6.8%। ये दोनों आंकड़े आप याद रखेंगे, लगभग बराबर हैं। वर्ल्ड बैंक विश्व का अनुमान जो ज़्यादा है तो एक ज़्यादा ही है, 0.1। RBI के अनुसार जो विकास दर है वो 6.8%, SBI के अनुसार 6.8%, और OECD के अनुसार 6.6%। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर जो है वो 6.9 अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसको भी याद रखें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार कौन सी अर्थव्यवस्था भारत रखता है। अब हम बात करें अध्याय 2, भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य, आशावादी और विश्वसनीय। यह अध्याय दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार की गई है। तीसरा है राजकोषीय विकास, राजस्व सुधार। देखिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर GST में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो GST वृद्धि दर है उसमें 0.85 वृद्धि दर देखी गई, फिर 22 में 1.24 और 23 में 1.3
1.49 लाख करोड़ औसत मासिक जीएसटी संग्रह किया गया। अब हम बात करें पिछले कुछ चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वालों में वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात के एक दायरे में संभव हो पाएगा। चौथा अध्याय है मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता, एक अच्छा वर्ष। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुमान जीएनपीए घटाकर पिछले 7 वर्षों में निचले स्तर पर कितना पहुंच गया है? 5% पहुंच गया है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है, यानी भारत इस समय दुनिया में एक अच्छी वृद्धि करने वाला देश बन गया है। 5वां अध्याय है कीमतें और मुद्रास्फीति, नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो कि निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया और पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया और गेहूं के आयात पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। अध्याय नंबर 6 है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार, एक व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी खर्चे में क्या की गई है? वृद्धि की गई है। बेहतर गुणवत्ता के लिए किसमें वृद्धि की गई है? सरकारी खर्चे में। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमान व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का कितना हो गया है? 2.1% हो गया है। स्वास्थ्य में जो खर्चा है वो कितना हो गया है? 2.1%। बाल मृत्यु दर, पिछले 5 साल से कम उम्र बच्चों की मृत्यु दर यूएसएमआर और नवजात शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। इसको भी आपको याद रखना है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़ लाभार्थियों को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। कितने? 1.54 लाख। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी रेखा से क्या हो गए हैं? ऊपर आ गए हैं। 22-23 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। कितने? 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड के टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकृत करवाया है। अध्याय नंबर 7 क्या है? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, भविष्य की तैयारी। भारत ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का क्या लिया है? संकल्प लिया है कि भाई बिल्कुल भी हम कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया है। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों में 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता आधी कर लेंगे 2030 तक। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में 2029-30 का औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की क्या आएगी? कमी आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 45% तक क्या करेगा? कम करेगा 2005 की तुलना में। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइफ क्या है? एक जन आंदोलन है जो पर्यावरण के लिए क्या किया गया? शुरू किया गया। अब हम आगे बात करें, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने, इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा सतत राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा मिशन शुरुआत?
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी 2030 तक। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की क्या वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में 50 MMT मिलियन मीट्रिक टन की क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इन्हें आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आपको मतलब 1-2 बार यदि बजट और आर्थिक समीक्षा को आप क्लास को अटेंड करेंगे तो इससे क्या है, आपको सारे आंकड़े याद हो जाएंगे और निश्चित रूप से जो ये आंकड़े परीक्षा में पूछे जाते हैं आप उनको हल कर सकते हो। आगे हम बात करें, अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर, सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया है। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य क्या थे, शामिल थे। कितने लक्ष्य शामिल थे? 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक यानी कि 1024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है, 600 मिलियन टन है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। कितने? 17 टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आगे हम बात करें, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 674 है, जबकि 12,852 तेंदुए हैं। 12,852 कितने? तेंदुए। पूरे विश्व के लगभग 60% से अधिक हाथियों की आबादी कहाँ पर है? भारत में है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी आबादी भारत में है? लगभग 60% से अधिक की आबादी भारत में है। कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। भारत राष्ट्रीय स्तर पर बात करें 315.7 मिलियन टन, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है और इसमें वृद्धि जो है वो 20 में सबसे ज़्यादा हुई थी 5.5 और फाइनेंशियल ईयर 21 में 3.9 और 22 में कितनी हुई है? 3% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% औसत की वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सिर्फ 3% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 21-22 में कितनी हुई है? 3% की वृद्धि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। 21-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2018-19 के केंद्रीय बजट की घोषणा में किसानों को सभी जरूरी फसलों के उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जाएगा। कितने फसलों के लिए? 22 फसलों के लिए। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 1998 से किया गया। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 21-22 के दौरान 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? वर्ष 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
आगे हम बात करें वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है, जो एशिया के 80% और विश्व का 20% क्या है उत्पादन है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? 2021 में। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.4 लाख करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक नुकसान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अभी तक इसके आगे विभिन्न चरणों को लागू किया गया है। चरण 6 में अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक शामिल करने वाला नवीनतम चरण है और इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। तो इस तरह से आर्थिक समीक्षा के सभी आंकड़े हम याद रख सकते हैं। इनको थोड़ा सा बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। आगे हम बात करें अध्याय नंबर 9 स्थायी विकास। सरल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद सबसे अधिक रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग या फार्मा उद्योग में भारत दुनिया तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4 गुना वृद्धि हुई है, जहां वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 699 मिलियन डॉलर हो गया। भारत विश्व के 60% बाजार की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। कितना डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। तो कितने क्षेत्र? 27 क्षेत्र, 27 क्षेत्र। मेक इन इंडिया के कार्यक्रमों के उद्देश्य के अनुसरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना की क्या की है? शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जा सकता है PLI योजना क्या है? भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करने के लिए PLI योजना अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजना के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। अध्याय 10 सेवाएं शक्ति का स्रोत। तो आगे हम बात करें वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कितना? 9.1%। वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से की सूची में भारत को 7वां बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया। बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 74% कर दी गई है और भारत बीमा बाजार में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें विदेशी क्षेत्र में सतर्क और आशावान, तो देखिए अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा और अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान आयात 551.7 बिलियन डॉलर रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आयात कितने बिलियन का रहा?
तो निर्यात से आयात क्या है, ज़्यादा रहा। भारत ने अब तक कुल 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को क्या हुआ, प्रभावी हुआ। इससे पहले भारत UAE के साथ आर्थिक समझौता है CEPA, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए और आधिकारिक तौर पर 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ। आसान सदस्यों और 6 अन्य WTA सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से ये क्या हुआ, लागू हुआ। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 में घरेलू के अवधि के लिए चालू घाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है GDP का 3.3% दर्ज हुआ। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू घाटा 4.4% दर्ज हुआ। दिसंबर 2022 तक अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का सबसे छठा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना और सितंबर 2022 के अंत तक भारत विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भौतिक और डिजिटल अवसंरचना देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजना का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत 2019-20 से की गई। अगले 5 वर्षों वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए की गई। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई और वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य रखा गया है। अब हम आगे बात करें। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है। कितने? 59, जिनकी कुल क्षमता 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट हर्ट्ज विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा वेरी को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है 59.1%, दूसरा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5%, तीसरा हिस्सा है हाइड्रो ऊर्जा 11.7%। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। यानी कितने हाईवे बने? आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 10,457 किलोमीटर का हाईवे बना। वित्त वर्ष 2023 में 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया अक्टूबर 2022 तक। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। कितनी है? 14,850 किलोमीटर। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी हो गई? अब 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों के निर्माण में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का सबसे चौथा बड़ा नेटवर्क है। 19-22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य संवर्धन में 121% की वृद्धि और मात्रा के संवर्धन में 115 की वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ थी, जिसमें 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र के थे। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जोड़े गए। अब हम बात करते हैं भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाले G20 सम्मेलन। देखिए, चलिए हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात करें G20 की,
तो इसमें अलग अलग महीने दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पर G20 की बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें अगर हम बात करें G20 की शेरपा की पहली बैठक का आयोजन दिसंबर 2022 उदयपुर राजस्थान से शुरू हुआ था और अलग अलग राज्यों में ये G20 की बैठक हो रही है। तो इस तरह से साथियों हम आर्थिक समीक्षा के बारे में पूरा पढ़ा। जो छात्र सिविल सर्विसेज परीक्षा और राष्ट्रीय स्तर की किसी भी सामान्य जी की परीक्षा देंगे तो उनमें करंट अफेयर में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार पीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आरपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में, यूपी पीएससी सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और मतलब अधिकतम लाभ पाने के लिए इस वीडियो पर हम लगातार अन्य कोर्सेज़ की भी श्रृंखला चला रहे हैं। तो जो आपका कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर उस कोर्स का चयन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।